नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं गजेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं अर्थव्यवस्था में जो हमारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो टॉपिक आता है सतत विकास, जो कि आरएस में, एसआई में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आपको देखने को मिलता है। उससे संबंधित ये जो टॉपिक है, इसके आज हम लोग सब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस टॉपिक से आरएस समेत, एसआई समेत प्रश्न भी देखे गए हैं, प्रश्न आते हैं, आते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए इसकी बेसिक अगर हम लोग इसकी जो नेचर है इस टॉपिक की, वो हम लोग जब समझ लेंगे तो इसके प्रश्न हल करने में हमें कोई खास जो है दिक्कत देखने को नहीं मिलती। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सतत विकास के लक्ष्य। ठीक है, अब ये सतत विकास के लक्ष्य यानी सतत विकास का सीधा सा मतलब क्या है? सतत शब्द का मतलब ऐसा विकास जो कि निरंतर चलता रहे। सतत का मतलब है निरंतर चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो इस तरह का विकास हो कि हम इस तरह से काम करें कि वर्तमान की जो हमारी जो जरूरतें हैं उनको भी हम पूरा कर सकें और अन्य जो हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उनकी जरूरतों के साथ हमें समझौता ना करना पड़े, उनको किसी भी तरह की जो है कमी भविष्य में देखने को ना मिले। इस तरह का जो हम लगातार निरंतर जो प्रयास करेंगे, उस तरह के प्रयास को हम क्या बोलते हैं? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सतत विकास के जो लक्ष्य रखे गए वो रखे गए कितने? 17। 17 जो है इसके लक्ष्य रखे गए और वो 17 जो है वो आपके सामने है। पहला देखते हैं, नो पॉवर्टी। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी की जो नंबर पे जो लक्ष्य लिखा हुआ है उसको उसी नंबर पे उसी क्रम से हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे 17 के 17 आपको रटने हैं, लेकिन जो क्रम है वो थोड़ा बहुत आपको जो है ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पे हम देखेंगे नो पॉवर्टी, यानी पहले पे पहला लक्ष्य क्या है सतत विकास का? नो पॉवर्टी, यानी गरीबी को हमको क्या करना है? हटाना है। ठीक है, कम करना है, खत्म करना है। जीरो हंगर, हंगर मतलब जीरो हंगर मतलब भुखमरी। ठीक है, इसकी जो समस्या है इसको हमें हटाना है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ मतलब सेहत अच्छी रखनी है। ठीक है, और लोगों की सेहत अच्छी रहे उस तरह के काम जो है हम लोगों को करने हैं, यानी सरकार इस क्षेत्र में भी जो है ध्यान देगी कि लोगों की सेहत भी अच्छी रहे। अब लोगों की सेहत अच्छी रहे इसके लिए क्या काम हो सकता है? जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है मिड डे मील चलाती है कि बच्चों की सेहत जो है वो ठीक रहे, दिन में उन्हें खाना मिले, 2 टाइम उनको खाना मिले। स्कूल में जो है जो गरीब तबका है वो बच्चे स्कूल में भी उनको सही तरीके का पोषण मिल सके। ठीक है, दूसरा राशन की जो दुकान है उस पर राशन देती है। ठीक, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि सब हमारे समाज में जो है एक अच्छी सेहत की हम जो है सरकार एक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। क्वालिटी एजुकेशन मतलब शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है। ठीक है, जो वर्तमान जो विश्व है उसकी जो रिक्वायरमेंट है विश्व में, क्योंकि सभी देशों के सभी बच्चे कंपटीशन में, काम में, नौकरी में, हर चीज में जो है वहां पर जाके काम करेंगे। तो इस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम हो जो कि कैसा हो? क्वालिटी हो जिसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जेंडर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता भी हमको रखनी है, पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं रखना है। जेंडर इक्वलिटी की हम लोग बात करेंगे। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और स्वच्छता। स्वच्छता के लिए आपने देखा ही होगा स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया गया था। इसी तरह सरकारों की भी जिम्मेदारी और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमको जो है स्वच्छता और सफाई के ऊपर ध्यान देना है। साथ ही अच्छा हमें साफ पानी पीने को मिले और हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को, इस तरह से जो सरकार का है जो काम रहेगा। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी हमें सस्ती, अच्छी और साफ ऊर्जा मिले, यानी ऐसी ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा कि जिसके उत्पादन में कम से कम प्रदूषण फैलता हो। ठीक है, इस तरह की ऊर्जा। तो वो ऊर्जा कैसी हो सकती है?
सौर ऊर्जा हो सकती है। इसलिए अभी जो विश्व जो ऊर्जा की तरफ जो दौड़ रहा है, विश्व जिस तरफ जा रहा है, वो ज्यादातर जो है सौर ऊर्जा की बात की जा रही है। ठीक है, कोयले से या पेट्रोल डीजल इनसे तो काम चलना ही है, चल ही रहा है, लेकिन इनका भी एक दायरा सीमित है। इनको कितना हम लोग जो है खनन कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो हमें ऐसी ऊर्जा की तरफ जाना है जो सस्ती हो और साफ हो। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक, सबको अच्छा काम मिले करने के लिए, और साथ में क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास हो, यानी काम भी मिले और आर्थिक विकास भी हो, यानी रोजगार की तरफ जो है सरकार जो है ध्यान देना, सरकार जो है ध्यान देगी। और इसके साथ ही जो है हमारे जो 17 डेवलपमेंट जो हमारे एसडीजी के गोल हैं, उनमें से एक जो है ये है 8वां, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नवाचार, ठीक है, वह आधारभूत संरचनाएं। इसका उद्योग यानी सरकार और हम सब भी इस तरह से उद्योग लगाएं, इस तरह के काम करें कि हम लोग अच्छे से ज्यादा रोजगार जो है बढ़ा सकें। नवाचार, जो भी पुरानी तकनीक है या हम पुराने से नया क्या बना सकते हैं, उस तरह की इनोवेशन हम लोग करें। ठीक, और हमारा आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पानी, रोड, बिजली, सड़क, पुल इत्यादि, ये सारी चीजें भी हमें मजबूत करनी है। यही जो हमारा 9वां जो गोल है, क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानताओं में कमी। असमानता मतलब गरीब और अमीर के बीच का भेद जो है उसको कम से कम करना है। ठीक है, महिला और पुरुष के बीच की समानता की बात तो यहाँ पे कर ली हमने। ठीक है, यहाँ पे कौन सी असमानताएं हैं जिनको कम करना है? ये असमानताएं खास उस तरीके से देखी गई हैं कि गरीब और गरीब ना हो, अमीर और अमीर ना हो, और इनका जो दायरा है वो कम रहे, बीच का जो गैप है वो कम रहे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की यहाँ पे जो है बात की जा रही है। 11वें में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, इस तरह के हमें शहरों का विकास करना है कि वो सतत हो, निरंतर हो, लंबे समय तक टिकाऊ हो। ऐसा नहीं कि कुछ समय 10, 20, 50 साल बाद वो शहर जो है जर्जर अवस्था की तरफ जाने लगे, वहां का जो विकास है वो कमजोर पड़ने लगे। तो हमें इस तरह के शहर बनाने हैं जो कैसे सस्टेनेबल हो और मजबूत हो। तो 11वां गोल हमारा किससे संबंधित है? शहरों से। 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी इस तरह से हमें रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी पूर्वक हमें किसी चीज का उपभोग करना है। अब यहाँ पे जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग का मतलब यानी हमें जितना भी, हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हम नेचर से लेते हैं, पानी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, उनका जिम्मेदाराना तरीके से हम लोगों को उपभोग करना है, ना कि गैर जिम्मेदार तरीके से कि पानी हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, बिजली हमने वेस्ट नहीं करनी है। तो इस तरह का जो उपभोग होगा उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी जिम्मेदार तरीके से उत्पादन भी करना है। कैसे कि ऐसा ना हो कि सिर्फ उत्पादन में तो हम लोग आगे निकल गए लेकिन प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा दिया, या फिर बहुत ज्यादा हम प्रदूषण की तरफ जो है फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो काम है ये ना हो, हमें जिम्मेदार तरीके से उत्पादन और उपभोग दोनों की बात करनी है। क्लाइमेट एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन का मतलब ये है सीधा सीधा कि हमें अपने वातावरण को बचाने के लिए जो काम, जितने काम करने पड़ेंगे वो हम सब करेंगे। तो इन कामों को करने के लिए सरकारें क्या एक्शन लेंगी, किस तरह से काम करेंगी, वही सारे काम हमारा एक गोल और हो गया 13वां, जो कि है क्लाइमेट एक्शन। और वर्तमान में सरकार इसके ऊपर खूब काम कर रही है। ठीक है, बहुत सारी मीटिंग होती हैं इससे संबंधित होती है, जैसे कोप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई, तो वो सब क्लाइमेट एक्शन के ऊपर होती है। लाइफ बिलो वाटर, अब भूमि के ऊपर तो जीवन है लेकिन पानी में भी जीवन तो है ही ना। तो लाइफ बिलो वाटर यानी पानी के नीचे जो जीवन जिया जा रहा है, जितने मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, इनका भी हमें ख्याल रखना है, रक्षा करनी है, इनको भी हमें बचाना है। बहुत रेयर स्पीशीज भी हैं ऐसी पानी के नीचे जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अब हमको देखने को मिलती है, उनके नंबर बहुत, संख्या बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, जैसे डॉल्फिन हो गई, हमें उनको बचाना पड़ता है। ठीक है, टर्टल हो गए यानी कछुए, ठीक है, उनको हमें बचाना चाहिए। ठीक, तो वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इसलिए लाइफ बिलो वाटर यानी पानी के नीचे का जो जीवन है उसको हमें बचाना है। लाइफ ऑन लैंड यानी भूमि के ऊपर का जीवन, जिसमें देख लो पेड़ बन रहा है, पक्षी बन रहे हैं,
यानी जमीन के ऊपर की जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है, इंसान से लेके जानवर से लेके पेड़ घास पत्ते जो भी है, उन सबको, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनको भी हमें जो है बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी विश्व में इस तरह का काम हो कि विश्व के अंदर शांति बनी रहे, और शांति स्थापित करने के लिए जो संस्थाएं हैं वो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अब ये शांति व्यवस्थाएं मजबूत करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शांति व्यवस्था करने वाली एजेंसी है इनका दुरुपयोग जो है होने लगे, ठीक है। तो इसलिए न्यायपूर्ण तरीके से, जस्टिस, ठीक है, न्यायपूर्ण तरीके से जो हमें विश्व में जो है शांति और इससे संबंधित जितने हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सबको हमें मजबूत करना है, ताकि विश्व के अंदर शांति और जो है न्याय की हम बात कर सके। 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी विश्व में ये जितने 16 जो गोल हैं ये जब ही पूरे होंगे जब इन सभी गोल के लिए सभी देश क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। जब तक देश आपस में मिलकर सामंजस्य बिठा के ये काम नहीं करेंगे तब तक ये चीजें पूरी नहीं हो सकती। कैसे? मान लीजिए पानी के नीचे जो जीवन है, यानी मछली, कछुए या डॉल्फिन वगैरह, इनके लिए किसी एक देश ने बहुत शानदार काम किया, ठीक, और वहां की जो प्रजाति है जो लुप्त होने वाली थी लेकिन वो लुप्त ना हुई और वो ठीक ठाक तरीके से उनकी जो है प्रजाति बढ़ने लगी। अब उन्होंने इसके लिए किस तरह काम किया? जिन देशों में वो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, यदि वो दो देश आपस में इस चीज को साझा नहीं करेंगे, एक दूसरे को इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे, तकनीक ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक ये विश्व के जो 17 हमने एसडीजी बनाए हैं, सतत विकास के जो लक्ष्य बनाए हैं, वो पूरे करने में हमें बहुत ज्यादा समस्या आएगी, ठीक है। इसी वजह से देखिए आप कि जैसे आपने पहले सुना होगा, नितिन गडकरी साहब ने ये बताया कि जयपुर दिल्ली का रास्ता जो है 2 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। अब उसके लिए वो जो टेक्नोलॉजी देखने गए, उसमें इलेक्ट्रिक बस रहेगी, वो कैसे चलेगी, उसका रोड पे किस तरह से स्पीड रहेगी, ठीक है, और वो चलेगी भी बिजली से, ठीक, उसमें कोई पेट्रोल डीजल की कोई खास आवश्यकता है ही नहीं, तो वो उससे चलेगी, सफर भी सस्ता होगा, तेजी से होगा। तो ये जिस देश में वो देखने गए, क्या अगर वो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ना बताते तो क्या ये हम कर पाते या कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये गोल्स के लिए जब तक देश आपस में पार्टनरशिप होके पार्टनर बन के काम नहीं करेंगे तब तक ये काम करना मुश्किल है। आइए आगे चलते हैं। देखिए एसडीजी, सतत विकास के लक्ष्य, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। 17 जो थे, क्या है, 17 तो हमारे गोल हैं और 169 क्या है, टारगेट, ठीक है। यदि प्रश्न में कहीं देखने को मिले कि सतत विकास के लक्ष्य में कितने गोल और कितने टारगेट हैं, पहली बात यही आ गई, कितने, 17 गोल और 169 टारगेट, ठीक। विश्व में इसकी बात पहली बार कौन सी रिपोर्ट के द्वारा, या किस रिपोर्ट में इस तरह की बात या चर्चा की गई कि विश्व के अंदर एसडीजी, सतत विकास के लक्ष्य जो है रखे जाएं, उनके बारे में बात की गई? तो एक सीधा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एक रिपोर्ट है बर्टलैंड रिपोर्ट, ठीक है। बर्टलैंड रिपोर्ट कब आई जी? 1987 में, ठीक। एसडीजी की बात कौन सी रिपोर्ट करती है? बर्टलैंड रिपोर्ट करती है। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रश्न थोड़ा सा एक कदम और आगे जाके अगर यहीं से पूछा जाए तो बर्टलैंड रिपोर्ट कब पेश हुई? 1987, और इस रिपोर्ट का नाम क्या था? अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इसका क्या नाम था? अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुरू कहां से हो रहे हैं? बर्टलैंड रिपोर्ट द्वारा 1987 में, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है?
आवर कॉमन फ्यूचर। हिंदी में आएगा तो ये आएगा, इंग्लिश में आएगा तो ये नाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बर्टलैंड रिपोर्ट जो थी, बर्टलैंड रिपोर्ट नॉर्वे, नॉर्वे की पीएम, उनका नाम है हर्लेन बर्टलैंड। इनके नाम के ऊपर ये रिपोर्ट जो है बन के आती है, क्योंकि इन्होंने पहली बार इसके अंदर जो है सतत विकास के लक्ष्यों की बात करी, या इस तरह के 17 की बात तो नहीं, लेकिन उन्होंने कम से कम इस चीज का विजन दिया कि भाई पर्यावरण के बारे में भी कुछ काम होना चाहिए। इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। यानी अगर यहां से कोई प्रश्न आ जाए कि बर्टलैंड रिपोर्ट द्वारा मुख्य जो है दबाव किस बात पर दिया गया, पर्यावरण के ऊपर दिया गया। ठीक है, तो इस एसडीजी रिपोर्ट के अंदर पर्यावरण की बात की गई, और इसी से भी हम लोगों ने इसमें बदलाव करके और धीरे धीरे जो है ये हमारे क्या बना लिए हमने, एसडीजी बना लिए, सतत विकास के लक्ष्य बना लिए। ठीक है, अब देखिए सतत विकास के लक्ष्य तो हमने बना लिए, अब इसे पूरा भी करना है। ठीक, अब पूरा करने के लिए इसको जब सभी देशों के साथ हमें मीटिंग करनी है, सभी देशों को इसमें बुलाना है, आमंत्रित करना है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में एक कॉन्फ्रेंस रखी, और इस कॉन्फ्रेंस में तय किया गया एजेंडा, एजेंडा 2030। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि एजेंडा 2030 के लिए हम काम करेंगे, यानी हम जो ये लक्ष्य तय कर रहे हैं ये 2030 तक हम लोगों को इसमें से ज्यादा जो है लक्ष्य प्राप्त कर लेने हैं। तो अगर ये प्रश्न आ जाए यहाँ पे कि यूएन कॉन्फ्रेंस सतत विकास के लिए, तो 2015 में क्या रखा उसके अंदर, एजेंडा 2030 रखा। ठीक है, ये मीटिंग हो गई, और भारत में इसके बाद सतत विकास के लक्ष्य 1 जनवरी 2016, यानी भारत में सतत विकास के लक्ष्यों की शुरुआत कब हुई, 1 जनवरी 2016 को हुई। तो यहां से एक फैक्ट हमको ये ध्यान रखना है कि भारत में एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत कब होती है, 2016 में होती है, यानी 2016 से हम इसके ऊपर जो है काम करने लगे। अब भारत में जो ये एसडीजी गोल है, भारत में जो ये एसडीजी गोल है, इसके लिए कौन सी एजेंसी है जो इसके काम को देखती है और इसके काम की जो है रिपोर्टिंग करती है, तैयार करती है? तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो एसडीजी का जो सतत विकास के लक्ष्य है इनकी काम को देखती है, वो कौन है? नीति आयोग। ठीक है, वो क्या करती है, इसका सुपरवाइज करती है इसको। तो प्रश्न अगर ये आ जाए कि भारत में सतत विकास के लक्ष्यों को कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, या इसके बारे में कौन अपनी रिपोर्ट देता है, तो क्या उत्तर आ जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ही भारत के अंदर जो है एसडीजी के ऊपर जो है काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सतत विकास जो टॉपिक है समझने के लिए अच्छा है, इसके अंदर हम लोग काफी कुछ पर्यावरण से संबंधित बात भी करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बात करते जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझ में आए, बेसिक भी बात समझ में आ जाए, और प्रश्न किस तरह के आएंगे, प्रश्न हम कैसे कर सकते हैं, इसके प्रश्न बनते क्या है, ठीक है, वो भी हम लोगों को पता चले। ठीक, तो इसमें थ्योरेटिकल बात तो है, लेकिन साथ के साथ हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि प्रश्न कहां कहां से इसमें बन सकता है इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी शुरुआत तो 2016 में भारत में हुई। ठीक है, भारत में 2016 में इसकी शुरुआत होती है। एक सेकंड,
लेकिन विश्व में जब हम ये देखा जाए कि मान लीजिए शुरुआत तो हो गई जी, 2016 में हो गई, 2016 में इसकी शुरुआत तो हमने कर ली, ठीक। लेकिन विश्व में इसकी आवश्यकता या जरूरत क्यों पड़ी, विश्व में इसकी आवश्यकता व जरूरत क्यों पड़ी। प्रश्न यह आ जाए कि मान लीजिए ऐसे लिखा हो कि निम्न में से कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण सतत विकास के लक्ष्यों की या सतत विकास के ऊपर जो है काम करने की आवश्यकता हमें हुई, ठीक है। तो आवश्यकताओं में मुख्य बात ध्यान रखनी है, वो हो सकता है कि आपको 2-3-4 अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो है वो बातें क्या है। सूखा, विश्व में सूखा जो है बढ़ता जा रहा था, सूखा व मरुस्थलीकरण एक बात, दूसरी वनों की कटाई, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया सूखा व मरुस्थलीकरण, एक हो गया वनों की कटाई, और एक है जलवायु परिवर्तन। ये तीन जो है मुख्य बात है, ठीक है। ये तीन ऐसे मुख्य कारण रहे, तीन जो है मुख्य कारण रहे, ठीक है। तीन इसके मुख्य कारण रहे कि हमें विश्व में जरूरत पड़ी किसकी, सतत विकास के लक्ष्यों की। यानी सतत विकास के लक्ष्यों की हमें जब आवश्यकता, ऐसा लगा कि हमें जरूरत है, तो उसके लिए मुख्य कारण क्या रहे, सूखा व मरुस्थलीकरण। और जैसा कि आप लोग देखेंगे कि वर्तमान में कहीं ना कहीं सूखा पड़ना या मरुस्थलीकरण का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसी चीज को हम लोगों को रोकना है, क्योंकि अभी जो इस वर्ष जिस तरह से गर्मी देखी गई है राजस्थान में या अन्य क्षेत्रों में भारत के, उस तरह की गर्मी पहले देखी भी नहीं। उसका कारण क्या है, ये है वनों की कटाई। हम लोग पौधे जितने लगाते नहीं है, उससे ज्यादा तो सेल्फी ले लेते हैं एक पौधे के साथ, ठीक है। तो हमें ये सेल्फी वाला काम नहीं करना है, जितनी अगर 15 सेल्फी लिए तो 16 पौधे लगाने हैं, तब 16 पौधों के साथ अलग अलग सेल्फी ले लें, ठीक है। लेकिन सेल्फी 15 होती है और पौधा एक ही लगता है, वो काम नहीं करना है। वनों की कटाई जो है बहुत ज्यादा तेजी से हम लोगों ने देखी पिछले कुछ समय से, और इससे संबंधित एक समस्या यहां भी दिख रही है, हसदेव के जंगल। हसदेव जंगल जो है उनको भी काटा जा रहा है खनन के लिए। अभी खनन तो कर लेंगे, सारी चीजें निकाल लेंगे, सब चीज हो जाएगी, लेकिन एक वक्त के बाद वो जमीन जो है बंजर भूमि के अंदर तब्दील हो जाएगी, उसके अंदर बदल जाएगी। तो उससे हमें बचने के लिए, और उसके जो असर होंगे वो आने वाली पीढ़ी पे ही होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा बंजर जमीन उतना ज्यादा मरुस्थलीकरण फैलता जाएगा। तो हमें उस चीजों से बचना है, ऐसे काम नहीं करने हैं, कम करने हैं। अगर जितने कट रहे हैं तो उससे ज्यादा हमें लगाने हैं। इस तरह से कोई व्यवस्था अगर हम लोग कर सकें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो इसके लिए सतत विकास में जो विश्व में जरूरत क्यों पड़ी, जो विश्व में मोटे कारण देखे गए, उनमें से एक सूखा व मरुस्थलीकरण का बढ़ना, वनों की कटाई का बढ़ना, और एक जलवायु परिवर्तन। ये सबसे ज्वलंत, सबसे ज्यादा एक हॉट टॉपिक जो है बना हुआ है विश्व के अंदर। तो इतनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि जिसके असर जो है हम लोग अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हर साल बरसात में आप देखते हैं बाढ़ आ गई, ठीक है, जल स्तर बढ़ गया, ठीक। हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो बर्फ है वो भी पिघल रही है, जिसके कारण सी लेवल जो है राइज कर जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है। और तटीय क्षेत्र जितने होते हैं, मान लीजिए ये तटीय क्षेत्र है भारत का, तो जब भी जलवायु परिवर्तन के कारण जब जल स्तर बढ़ते हैं, तो ये जो तटीय क्षेत्र है सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे बसे हुए शहरों को आती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो है स्तर बढ़ जाता है। और यहाँ किनारे भी जितने जो राज्य बसे हैं, जितने शहर बसे हुए हैं, उन सबको सबसे ज्यादा बाढ़ का
और इसका सामना करना पड़ता है और जान माल की यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है हानि होने के चांस बनते हैं। तो इस वजह से हमें जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रही है, और कारण कोई नहीं है, कारण इंसान खुद है इस जलवायु परिवर्तन का, तो इसको हमें रोकना है, इसके लिए हमें काम करना है। अब मान लीजिए ये तीन तो हमको मिल गए कि भाई मुख्य जरूरत क्यों पड़ी, सूखा व मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा इनसे मिलता जुलता कुछ मिल जाए, जैसे मान लीजिए वनों की कटाई की जगह अगर हम लोग इस तरह से लिख दें कि भाई वृक्षारोपण में कमी। अब वृक्षारोपण में कमी ये कोई ऑप्शन नहीं बनेगा इस तरह का, यानी वृक्षारोपण में कमी कोई ऐसा कारण नहीं है कि एसडीजी बनाने की हमको एसडीजी में ये चीज लेने की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो वृक्षारोपण में कमी की जगह क्या आएगा, वनों की कटाई। तो वो ऑप्शन राइट नहीं होगा, राइट होगा ये वनों की कटाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपने ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन में लगभग जो है इनमें से संबंधित ही जो है शब्द आपको जहां दिखे वो ऑप्शन आप सही कर जाना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ पे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन की जगह पर्यावरण संरक्षण लिख दें तो क्या लगेगा? अगर निम्न में से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण हमें एसडीजी की जरूरत पड़ी, उनमें से अगर मान लीजिए ये दो हो और ये शब्द हो तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे हो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। निम्न में से गलत छांटिए, इस तरह से हो तो गलत कौन सा निकलेगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे बात जलवायु परिवर्तन की कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात अभी नहीं हो रही है, ठीक है। आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों, यानी हमें कोई कमियां दिख रही है इसलिए जरूरत पड़ी, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण करना अच्छी बात है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण करना पॉजिटिव सेंस में देखे जाने वाली बात है, लेकिन सूखा और मरुस्थलीकरण हो रहा है ये नेगेटिव बात, वनों की कटाई नेगेटिव बात, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है नेगेटिव बात। इन नेगेटिव बात को ही तो पॉजिटिव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है एसडीजी के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको इस तरह से जो है ऑप्शन लगेंगे सब एक जैसे, लेकिन हमें ठीक करने हैं बहुत सोच समझ के। तो इसलिए जब आ जाएगी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये तीन ही कारण है, सूखा, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जरूरत तो देख लिया, जरूरत क्यों पड़ी, ठीक, जरूरत क्यों पड़ी। अब जरूरत से आते हैं कि इसके कोर एलिमेंट क्या है। कोर एलिमेंट यानी इसके मुख्य तत्व, किसके मुख्य तत्व, एसडीजी के, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मुख्य तत्व क्या है, ठीक। अब कोर एलिमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे पहला तो है सामाजिक समावेशन, ठीक है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण और तीसरा है आर्थिक विकास, ठीक है। ये तीन हमारे क्या है, कोर एलिमेंट है। आर्थिक विकास आ जाए मान लो लिखा हुआ, या वृद्धि आ जाए, एक ही बात, ठीक है। तो कोर एलिमेंट यानी मुख्य तत्व। अब मान लीजिए प्रश्न के अंदर आ जाए कि सतत विकास के लक्ष्यों के मुख्य तत्व निम्न में से है। अब उसमें इन तीन के अलावा एक लिख दे जलवायु परिवर्तन, वो कोर एलिमेंट नहीं होगा। कोर एलिमेंट की बात क्या है, सामाजिक समावेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल इंक्लूजन, यानी एक को बोलेंगे सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और तीसरा है ग्रोथ या डेवलपमेंट, ठीक है। ये ही आएंगे ओनली, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट आर द कोर एलिमेंट, सतत विकास लक्ष्यों के मुख्य तत्व क्या हैं,
सामाजिक समावेशन, पर्यावरण संरक्षण एंड आर्थिक विकास। आर्थिक ना लिखा हो तो भी विकास और वृद्धि, ठीक है, इतना ध्यान रख लो। तो सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ये चीज आपको ऑप्शन में दिख जाए तो हमको इसको राइट करना है, ठीक है। अब सामाजिक समावेशन क्या चीज है, ठीक है, देखते हैं। कोर एलिमेंट, कोर एलिमेंट यानी एक क्या था पहला, सामाजिक समावेशन, ठीक है, सामाजिक समावेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंक्लूजन। इंक्लूजन, समावेशन, इसमें से ही, शब्द में से ही उत्तर निकलेगा। देखिए, इंक्लूजन का मतलब या समावेश यानी समाना अपने आप के अंदर, यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे तबके या कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसा वर्ग भारत के अंदर या विश्व के अंदर जो गरीब हो, क्या हो, गरीब हो, कमजोर हो, शिक्षित ना हो, शिक्षित कम हो, बुजुर्ग हो, ठीक है, ये जो हमारे लोग हैं इनको हम हमारी मुख्य धारा, मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम, किसकी, समाज की मुख्य धारा, ठीक है, मेन स्ट्रीम यानी सोसाइटी की, सोसाइटी की मुख्य धारा यानी समाज की जो मुख्य धारा है उनसे इनको अलग नहीं करना है। इनका भी जो है समाज के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर समायोजन करना है, समावेशन करना है। इसी को सामाजिक समावेशन बोला जाता है, सोशल इंक्लूजन बोला जाता है। सोशल इंक्लूजन मतलब ऐसे लोग कौन, जो किस में रह रहे हो, पॉवर्टी में, चाहे वो गरीब हो, पुअर हो, ठीक है, चाहे वीक हो, चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन हो, ठीक है, चाहे अनएजुकेटेड हो या कम पढ़े लिखे लोग हो, ऐसे लोगों का भी समाज के अंदर हिस्सा होगा, उसमें रहेंगे, उनको भी समान अवसर मिलेंगे। समान अवसर, समान अवसर, समान अवसर, सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि भाई गरीब है तो इसको कोई अवसर में जो है असमानता हो जाए, ठीक है, इसको सब तरह के चांस मिलेंगे, सब तरह के अधिकार और अवसरों में समानता की बात यहाँ पे जो है की जाएगी। इस तरह की बात जब की जाती है किसी समाज में, किसी देश के समाज में, तो हम ये बोलते हैं कि भाई सोशल इंक्लूजन की यहाँ पे बात होती है। और ये हमारा उन तीन में से एक कोर एलिमेंट है, किसमें, सतत विकास के लक्ष्यों में। एसडीजी के जो कोर एलिमेंट अगर पूछ ली जाए उनमें से एक क्या है, सामाजिक समावेशन। आइए दूसरा कोर एलिमेंट देखते हैं। दूसरा कोर एलिमेंट यानी मुख्य घटक बोल सकते हैं इसको, किसका, एसडीजी का, कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो है हमें बात करनी है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करनी है, क्योंकि हमें पर्यावरण संरक्षण में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधों को बचा लिया यही काम नहीं है, ठीक है, हमारी खुद की भी कुछ ड्यूटी होती है, प्रदूषण को क्या करना है, कम करना है, ठीक है, सौर ऊर्जा की तरफ हमें जाना है, यानी वही अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जब हम लोग वो वाला जो फैक्टर उसके ऊपर काम करेंगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की, तो हम सीधा सीधा क्या काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है। मान लीजिए इनमें से अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि निम्न में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, तो उसके अंदर आ जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण की बात ये
करता है। अगर ये नाव आ जाए तो 3-4 लक्ष्य हैं, जैसे क्लीन वाटर, ठीक है, सैनिटेशन, पर्यावरण संरक्षण की ही इसके अंदर बात हो रही है, लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन द लैंड, क्लाइमेट एक्शन। ये लगभग जितने पॉइंट हैं, जितने जो हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं, जो 4-5 मैंने बोले हैं, ये सारे पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। इसलिए जो वो 17 गोल है ना आपके, वो 17 गोल को एक बार देख लेना कि कौन कहाँ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये कनेक्ट जब कनेक्ट करना सीख जाओगे आप लोग, तो ऑटोमेटिक देखना आप आंसर आपके ज्यादा सही होने लग जाएंगे, चाहे परीक्षा कोई भी हो, ठीक है, चाहे ऐसा ही हो, आरएस हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जो भी हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ने के बाद में आपका दिमाग उस कनेक्टिविटी में आना चाहिए कि हाँ ये चीज इससे रिलेट हो सकती है, और ऑप्शन में अगर मिल रहा है तो वो चीज राइट हो जाएगी, ठीक है। तो 17 गोल जिनमें से 4-5 अपन ने अभी बात की, वो सारी बात किसी करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है। प्रदूषण को हमें कम करना है, सौर ऊर्जा के ऊपर हमें जो है ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ ही बचत करनी है, बचत। अब ये बचत से क्या समझ में आ रहा है भाई कि बचत किसकी, पैसों की बचत, पैसों की नहीं, बचत करनी है हमें ऊर्जा की, ठीक है। जितनी ऊर्जा हम अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरी, चाहे बिजली की हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, इस तरह की जो हम ऊर्जा जो है अननेसेसरी वेस्ट करते हैं, उससे भी हमारे पर्यावरण में जो एक अलग जो है उसको नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि मान लीजिए अगर 50 गाड़ी हम लोग ट्रैफिक पॉइंट पे खड़े हैं और 50 में से 30 गाड़ी ऑन है, ठीक है, बाकी 20 थोड़े समझदार रहे होंगे तो ना ऑफ कर ली, तो ये कंटिन्यू कार्बन एमिशन कर रही है, कंटिन्यू। और जितना ज्यादा कार्बन एमिशन होता जाएगा उतना उस एरिया के आसपास की जितनी ज्यादा जो रेडियस होगी, जहां तक उसकी रेडियस होगी, जहां तक ये जा सकते हैं, वहां तक वो क्या होगा, वहां पे हीट जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी एक ड्यूटी होती है हम लोगों की कि भाई जहां भी ट्रैफिक सिग्नल पे अगर हमें ज्यादा समय लगता है कि भाई 30 सेकंड 40 सेकंड अभी लेट होंगे, बंद कर दो बाइक, आराम से अपने खड़े रहो, जब हो 1-2 सेकंड हो स्टार्ट करके निकल जाओ, ठीक। तो इस तरह के काम हमें करने हैं, तभी हम लोगों की बचत भी हो पाएगी और पर्यावरण का संरक्षण भी हो पाएगा, ठीक है। बाकी पर्यावरण संरक्षण में बेसिक इंफॉर्मेशन में प्रदूषण हो गया, सौर ऊर्जा होगी, बचत होगी, बाकी वो ये पोल्यूशन नहीं फैलाना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है, वो वाली चीजें हैं। प्रश्न अगर कोर एलिमेंट आ गया तो एक पर्यावरण संरक्षण भी इसके अंदर जो है देखने को मिलता है। तीसरा कोर एलिमेंट है, तीसरा कोर एलिमेंट है हम लोगों का विकास, या ये विकास से क्या पंचायत तो याद नहीं आती किसी को है, विकास, वो कोर एलिमेंट फुलेरा में था एक विकास, अपन अपने प्रकृति के कोर एलिमेंट एसडीजी की बात कर रहे हैं, विकास या वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास या वृद्धि की बात करनी है हमें, ठीक है। अब विकास और वृद्धि किस चीज की, सबसे इंपॉर्टेंट हमें आय की भी वृद्धि करनी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पेड़ लगा दिए और इनकम हो गई, वो तो होगा नहीं, ठीक है। पेड़ लगाने से इनकम बढ़ रही है, वो भी कम है, ठीक है। तो हमें विकास और वृद्धि तो करनी है, लेकिन किस तरह का विकास करना है, हमें सतत विकास करना है, ठीक है, सतत विकास। अब इस विकास के अंदर यानी ये जो वृद्धि है, ये जो कोर एलिमेंट है, इसके अंदर किस तरह का आ गया, आर्थिक भी आ गया, सामाजिक आ गया और न्यायिक आ गया, ठीक है। ये तीनों क्षेत्रों के ऊपर जो है हमको काम करना है, इस तरह का हमें विकास और वृद्धि करनी है, ये भी एक सतत विकास के लक्ष्यों को बताता है, ठीक है। देखिए अब सीधी सी बात है कि आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक विकास हमें करने हैं, ये भी एक कोर एलिमेंट है सतत विकास का। तो इसके अंदर ये एलिमेंट अगर हम लोग मिलाना चाहें तो कौन से उससे मिल सकता है, किस तरह के जो हमारे 17 जो गोल है कौन से वाले से मिलेगा, तो देखिएगा जो हमने बात की थी शांति की, पीस, जस्टिस, ठीक है, शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, मजबूत हमारे इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है,
वो चीज जब हमारी मजबूत रहेगी तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था तो अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है, डिसेंट वर्क, ठीक, डिसेंट वर्क एंड जो इनकम की बात हम लोगों ने की थी, तो अच्छा काम मिलेगा तो अच्छी आय होगी, ये हमने आर्थिक में ले लिया। तो ये 17 जितने हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, वो कहीं ना कहीं हर पॉइंट में कोई ना कोई लक्ष्य जो है यहाँ पे जो है कनेक्ट हो रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिए कि भाई कोर एलिमेंट क्या है और जरूरत क्यों पड़ी, नीड और कोर एलिमेंट हम लोगों ने देख लिए हैं कि हमें सतत विकास के लक्ष्यों की नीड क्यों पड़ी और उसके कोर एलिमेंट क्या है। आज की जो ये क्लास थी, इसमें ये सिर्फ एक मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया था कि सतत विकास से संबंधित क्या बातें होंगी, किस तरह से हम लोगों को शब्दों को देखना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भारत में, भारत के राज्यों से संबंधित, राजस्थान की क्या स्थिति है सतत विकास के लक्ष्यों में, इससे संबंधित जो है हम लोग इसके कुछ आंकड़े और डाटा लेके आएंगे और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही अभी बजट होगा, तो बजट अभी जुलाई में जो है पेश होने की बात हुई है, तो इसके द्वारा हम लोग ये देखेंगे कि बजट के बाद में सतत विकास के लक्ष्यों में जो रैंकिंग होती है, सतत विकास के लक्ष्यों में जो रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में कौन से राज्य आगे रहे, शहर आगे रहे, कौन नीचे आया सबसे रैंकिंग में, सबसे रैंकिंग में ऊपर कौन है, वो सारे आंकड़े जो है हम जैसे ही बजट आएगा उसके बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इससे संबंधित जो और दूसरे आंकड़े हैं वो हम लोग जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी से। थैंक यू।